वेलकम बैक। बात हो रही थी कि अवाम के मफादात कब हुकूमत और अपोजिशन की तरजीहात में शामिल होंगे। बेग साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि अवाम की बात करें, अवाम पे बड़ा आप लिखते भी हैं, उस पर आप प्रोग्राम्स भी करते हैं, क्यों तरजीहात ना तो पीडीएम की तरजीहात हैं अवाम को रिलीफ देना और ना ही हुकूमत की? देखिए, इस वक्त जो सूरत है, अगर आप देखिए अपोजिशन और हुकूमत के साथ, तो दोनों का जो अभी मेन मैनिफेस्टो है वो ये अपनी अपनी क़यादत और बाक़ियात को सेव करना। ठीक है। अगर हम सिंध में देखते हैं तो इस टाइम जिस तरह पीडीएम के अंदर प्लस पार्टी जिस अंदाज में फाल रही, मैं समझता हूँ इस वक्त हार की भी वो जीत गई है, इस अंदाज में कि आपको पता है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी भी तरह ये नहीं चाहती कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी देना पड़े, और यही हाल वफाक की है, वो किसी भी अंदाज में चाहता है वफाकी हुकूमत से वो फारिग हो जाए। तो दोनों अपने अपने तौर पर ये खेल खेल रहे हैं, अपनी अपनी क़यादत और हुकूमतों को संभालने में लगे हुए हैं। सही। और इसमें अभी तक दोनों जानिब से आवाम के लिए कोई भी बर रास्त ऐसा काम नहीं किया गया या ऐसा मनसूबा साजी नहीं की गई जो कि खास तौर पर हुकूमत के वक्त का काम है। सही। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जब से आई है, पहले दिन से चोर मचाए शोर वाली बात कर रही है, पकड़ो दकड़ों पे लगी हुई है। आज सेनेट का इलेक्शन भी मेरे ख्याल में उसी बात के लिए इतनी अहमियत हासिल कर चुका है, क्योंकि वह ऐवान बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन इस वक्त चूँकि कुछ कानून साजी होनी है मुस्तकबिल के अंदर, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत चाहिए थी। सही। अब मेरे दोस्त मखदूम, मैंने उस वक्त सवाल ये किया था कि जब हुकूमत के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम देखें तो नंबरी अदाद के हवाले से अपोजिशन के पास तादाद ज़्यादा है और हुकूमत के पास कम है। ठीक है। जब हम कानून साजी की तरफ जाते हैं तो वहाँ हमें इसकी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस वक्त मैं समझता हूँ ज्वाइंट सेशन इजलास बुलाया जाएगा। सही। इस वक्त जो मौजूदा पीडीएम का सबसे बड़ा जो काम था वो ये था किसी भी तरीके से सेनेट का चेयरमैन लाया जाए, चूँकि तमाम कानून साजी के बाद हक होता है उसको कि या तो डिले कर दे या मंजूर कर दे या विटो कर दे। सही। तो उस चीज़ को बचाने के लिए पूरी कुव्वत लाई गई पीडीएम की तरफ से कि किसी तरह सेनेट का चेयरमैन लाया जा सके, और यही हाल था इस वक्त हुकूमत का। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हुकूमत और पीडीएम दोनों की इस लड़ाई के अंदर आवाम पिस रही है। देखिए, अभी आपने देखा होगा, कल भी एक चीज चल रही है, जनाब ओगरा के पास पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए फिर समरी चली गई। ठीक है। अब सवाबदीद पे है हमारे वज़ीर आज़म साहब की कि वो उसको पास करते हैं या नहीं करते। पास ही करेंगे और क्या इस वक्त राष्ट्रीय बात तो श्रोता से पास ही करना है, लेकिन अगर आपने माजी के पीछे आगे देखे तो कभी कभी ऐसी खुशखबरी सुना देते हैं कि जनाब उसने 5 रुपए बढ़ा था, मैंने 4 रुपए बढ़ा दिए। वो इंडियन मूवी वाली सुनाते हैं, खुशखबरी वाली चीज चल रही है, तो उससे बाहर आना पड़ेगा। इस पे हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। उस्मा करदार साहिबा ने ज्वाइन किया है, एमपीए हैं, सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कब तक हम ये सुनते आएंगे कि बस ये जो लॉबिंग थी वो सेनेट चेयरमैन के लिए थी, वज़ीर आज़म बनाने के लिए आप इत्तेहादियों को साथ मिला लेते हैं, वही इत्तेहादी जो आपके साथ बैठते हैं फिर उनके मुतालबात पूरे नहीं होते, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं चेयरमैन सेनेट लाने के लिए, लेकिन कब आपका हर हरबा इस्तेमाल होगा गुर्बत, महंगाई और लाकानूनियत को ख़त्म करने के लिए? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया जी। देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम हर तरीके से आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। प्राइम मिनिस्टर जो है वो दिन रात इसी काविश में लगे रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो ये जो सिस्टम छोड़ के गए टैक्सेशन का 85% जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और वो सारा ये जो पेट्रोल की लेवी से आता है। इसके अलावा कोई रेवेन्यू का इन्होंने कोई सिस्टम छोड़ा नहीं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स नेट जो है वो टैक्स बेस अपनी हम ब्रॉड करें, उसमें हमें टाइम लग रहा है। देखिए, आप कितना टाइम लग रहा है? 3 साल आपके हो गए हुकूमत को, 2 साल रह गए हैं, अब कितना टाइम लगेगा? और नहीं, देखिए, हमारी 8 लाख में कम से कम अब 16, 17, 18 लाख, और हमारा जो हदफ था हमारा टैक्स कलेक्शन का वो पिछले 3-4 महीनों से पूरा भी हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट हमारा जो खसारा है वो भी पिछले 3-4 महीने से सरप्लस में आ रहा है। हमारे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और इसका सकरात अवाम को इंशाल्लाह बिल्कुल मिलते रहेंगे। आप देखें, अगर कब मिलेंगे? उस्मा करदार साहिबा, तमाम इशारे मस्बत मान लिया, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। आप देखें, ये जो रमजान में 7 अरब 40 करोड़ का रिलीफ पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है, और 17 से 18 ऐसी खुदोनोश की आइटम है जो कि जिसकी कीमतें जो है कम। अल्लाह करे कि ये पैकेज उसके मुताबिक लोगों को मिल भी जाए, और 1 महीने के लिए मिल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये अवाम बेचारे 3 साल से तरस रहे हैं, भूख और इफ्लास से बच्चे मर रहे हैं।
देखे नहीं अब आप देखेंगे चीनी जो है आपको 68 में मिल गई है, 115 रुपए है मैडम आज भी कराची के अंदर। आप बाजार से ना लेना जो बाजार से नहीं, अच्छा, तो हमें वो जगह दिखा दीजिए जहाँ से हम ले लें। आप सफेद हमें अब आप तो देने जाती है फिर भी स्टोर से लें, वहाँ पे आटे की भी आपको बोरी जो है वो 800 की अभी मिल रही है। ठीक। तो ये जो डेली कंजप्शन चले ठीक है उस्मा करदार साहब, आप लाइन पे रहें, आप लाइन पे रहें, इत्तेहादियों से भी पूछ लेते हैं और हमारे तजियाकार हैं वो भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि वाकई आप जो बातें कर रही हैं वो पाकिस्तान के किसी एक सूबे में भी क्या उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। मखदूम मोहसिन साहब हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी GDA के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर खान अब्दुल गफ्फार साहब तजियाकार हैं, और मिर्जा आलम बेग साहब सिंह तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप लाइन पे रहिएगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। मखदूम मोहसिन साहब, उस्मा करदार साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रही पैकेजेस आ रहे हैं और अब इधर उधर से मार्केट से क्यों लेते हैं आप, बचत बाजार में जाएं, चीनी खरीदें, और बड़ा वो तो कह रही है कि मस्बत इशारे आ रहे हैं सारे। देखिए बात यह है कि बातें तो ये बहुत अच्छी करते हैं, अच्छा, और ये हम भी इनके अलाइंस हैं, अगर ये उन बातों पे अमल करें सही, तो फिर आसानी इन्हें भी होगी और हमें भी होगी। ठीक, इनकी यही परफॉर्मेंस है। आप देखिए सिंध में 4 बाई इलेक्शंस हुए हैं। सही, बाई इलेक्शंस भी अवाम का एक रेफरेंडम होता है। बिल्कुल 4 इलेक्शंस हुए, एक लाड़काना में, 2 लाड़काना में इलेक्शन हमने की, ठीक है, हम वो इलेक्शन जीते। सेकंड इलेक्शन हम उमरकोट में की, हम वो इलेक्शन हारे, ठीक है, लेकिन हमने कंपीट किया, 35,000 के करीब हमने वोट्स उठाए, फिर 50,000 के करीब पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हमसे जीत गए एक सीट पे। फिर उन 2 इलेक्शंस में हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट हमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही। सही, फिर हमने 2 बाई इलेक्शंस में हमने बैकफुट पे खेला। ठीक है, उसमें से एक इलेक्शन थी मलीर वाली, जी, उस पर PTI थर्ड, 6,000 वोटों के साथ थर्ड। सही, चौथी इलेक्शन थी जाम नवाज अली वाली, ठीक है, वहाँ पे लास्ट टाइम हमारे कैंडिडेट ने इलेक्शन की थी तो 32,000 हमारे कैंडिडेट के वोट्स थे, हम हार गए थे। 2013 में हम वो सीट जीते थे, 2018 में हम हारे थे, लेकिन 32,000 वोट्स थे। PTI को वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं मिला और 1500 वोटों के साथ PTI की जमानत जब्त हुई। सही, ये एक अवाम की नाराजगी का इजहार है। ठीक है, ठीक है, अब बात यह है कि पैकेज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है तो मैं चाहता हूँ अमल होगा, इनके साथ हमें भी फायदा होगा। अगर जाहिर है आपके साथ 3 साल से बातें हो रही हैं, अमल हो रहे हैं। 1100 अरब रुपए का पैकेज किसने अनाउंस किया था बरसातों के बाद? इन्होंने किया था ना, नहीं हुआ ये ना, बार बार मैं कराची में जब भी 162 उससे पहले हुआ था, 162 से, पर 1100 का भी बरसातों में अभी हुआ था ना, अगस्त जी, सितंबर ऐसे में। ये जब भी कराची में तकरीबन साल होने को है। शारा फैसल पे अक्सर मैं गुजरता हूँ तो वो मुझे नजर आता है जमात इस्लामी के लगे होता है पैनल फ्लैग से, सही, प्लीज हमें दें। ठीक, तो बात सिर्फ एक ही सोच असल में महदूद है। ठीक है, अब एक पूरा प्रोविंस है, सही, अब एज प्रेसिडेंट भी इन्होंने इलेक्ट किया कराची डिफेंस का, सही, गवर्नर भी इन्होंने लिया कराची डिफेंस का, सही, एक ही हल्के का। ऐसे ही है, अब मसला ये, अब सिंध का प्रेसिडेंट उन्होंने इलेक्ट किया, हमारा दोस्त था मुमताज भुट्टो साहब का बेटा था, पहले हमारे साथ GDA में कलीग भी थे हम, उनको लाए, फिर उनको हटाकर फिर कराची से ही उनको दे दिया। सही, अब मसला ये, अब डिलीवरेंस भी, अब इंटीरियर में इलेक्शंस भी करें ना वो, ठीक, जो भी है ठीक है, कहते हैं हम लोग फ्यूडल्स हैं, हम लोगों का कोई नजरिया नहीं है, हम लोग हमारे लोग जो हैं पावर की तरफ चले जाते हैं, ठीक, पर बात यह है कि दैट्स अ फैक्ट कि इंटीरियर सिंध में, या जैसे भाई ने बात की अर्बन या रूरल एरियाज, मैं भी उस चीज से एग्री करता हूँ, ठीक है, रूरल एरियाज जो भी हैं सिंध के, सही, उसमें फैक्ट इज दैट कि या पीपल्स पार्टी है, ठीक है, उनका एक नजरियाती वोट है, सही, आप बात माने या ना बात वोट माने। पड़ते हैं उनको। देखिए लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन कंटेस्ट की पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, मेरे 70-75 हजार के करीब मेरे वोट्स थे, सही, थोड़े डिफरेंस से पीपल्स पार्टी कैंडिडेट मुझसे जीता, लेकिन इशू इज दैट मैं मानता हूँ वोट्स थे उनके, हालांकि PTI वालों ने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, लेकिन PTI के वोट्स नहीं है इंटीरियर हाँ, सिंध है में। नहीं वोट, अब उनके वोट्स थे शहरी इलाकों में। सही, अब शहरी इलाकों में भी इनकी परफॉर्मेंस, इनकी ओवर कमिटमेंट्स और इनकी जो जिद है, उसकी वजह से नुकसान, उसकी वजह से ठीक, यही नुकसान मामला हो रहा है। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है गवर्नेंस कैसे बेहतर हो, किसी भी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पंजाब हो, KP हो, बलूचिस्तान हो या वफाकी हुकूमत हो, परफॉर्मेंस नहीं है हमारे यहाँ, गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, कैसे बेहतर हो सकती है? देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के से अलग होना पड़ेगा। सही, जब आप ये चीज़ को तय कर देंगे कि एक नेशनल इंटरेस्ट है, एक सेल्फ इंटरेस्ट है, आप जब इन्हें मिक्स नहीं करेंगे और इनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी, आप डिफरेंट लिस्ट में इन्हें दर्ज कर देंगे, तो फिर जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पर हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़
तमाम फैक्शंस जो भी डोमिनेशन रखते हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक। वो नेशनल इंटरेस्ट पर यकजा हो जाएंगे, और जो उनके पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट हैं सही। वो बहुत यानी मोर देन वेलकम है कि वो उन्हें प्रोफेस कर सकते हैं मुख्तलिफ हद तक। लेकिन जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि मेरे मुल्क के लिए क्या फ़ायदा है और मेरी ज़ात के लिए क्या फ़ायदा है, और मैं अपनी ज़ात के मफाद के लिए मुल्क के मफाद दाव पर लगा दूं, इसी तरह पूरे के पूरे मुल्क के शहरियों के मफादात दाव पर लगा दूं, तो फिर किस किस्म की आप एक्सपेक्टेशंस मुझसे रख सकते हैं। इसी तरह हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं, जब उनको इक़्तिदार मिलता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ पैचअप करके आते हैं, तो वो मुल्क के बहुत बड़े खैरख्वाह बनने को नजर आते हैं। लेकिन वही जब साइडलाइन कर दिए जाते हैं, फिर वो एंटी स्टेट बनने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, हमारे नेशनल ईथोस नहीं बदलेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं चेंज होंगी, तो इसी तरह हम डिविजन्स का शिकार होते रहेंगे। और हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हमारी सोसाइटी को किसी भी आप पॉलिटिकल, सोशल, सोशियोलॉजिस्ट, कमेंटेटर्स से एनालाइज कराएं, तो वो कहेंगे कि आप डिसग्रेंटेड ग्रुप्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, जिनके पास कोई सिम्पथी नहीं है जाने के लिए, किस तरफ जाना है, किस तरह जाना है, कोई प्लान ही नहीं है। हादसाती तौर पर हम पॉलिटिकल लीडर्स बन जाते हैं, विजन हमारे पास नहीं होता, उसके बाद डिलीवरेंस का ये हाल होता है, आवाम पीछे से मजीद पीछे जा रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर चलने के बजाय पीछे जा रहा है। बैरिस्टर साहब का ऐसा कहना है। बेग साहब, जो बातें बैरिस्टर साहब कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, प्रैक्टिकली हमारे चूँकि मफादात कुछ और होते हैं, हम सेनेटर भी किसी पैसे दे के बनते हैं तो किसी वजह से बन रहे होते हैं, सारे सियासतदान ऐसे नहीं है। लेकिन अब ये जो दब्बा लगा है, इसको मेरा नहीं ख्याल कि आप मिटाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सिस्टम से लोगों का यकीन उठता जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही रफीक, जब तक हम ज़ाती सोच से बालातर होकर मुल्क की मफाद के लिए काम नहीं करेंगे और कैसे लाएमल नहीं तय करेंगे जिसमें मजमूई तौर पे सबसे पहले पाकिस्तान और उसके अवाम, सही, उस वक्त तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। बात विल की ही नहीं है, बात इस बात की भी है कि कौन करेगा। सही, देखें इस तरह जिस तरह मैं मखदूम मोहसिन भाई की अपनी बातचीत सुन रहा हूँ, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अगर ये इनकी ज़ाती सोच भी है, देखें हक़ाइक़ अगर हम छुपाने बजाय छुप नहीं सकते, लेकिन उसका बरमला इज़हार इस बात की गमाजी करता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ज़मीर जिंदा है। सही, आज जीडीए का अलायंस पीटीआई के साथ ज़रूर है, लेकिन अगर ये इनके ज़ाती ख्यालात हैं तो भी, और अगर इनके पार्टी के ख्यालात हैं तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। सही। मैं समझता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी जिस तरह मखदूम भाई ने कहा कि जनाब हम जिस उम्मीद पे बैठे थे पीटीआई के साथ, हमें कहीं वो डिलीवर नहीं हुआ, तो एमक्यूएम भी यही कह तो रही है। यही एमक्यूएम भी कह रही है। तो इसके बाद मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर इनका साथ बैठने का कोई जवाब नहीं रहता। आखिर क्या मजबूरी है जिसकी बना पर हम सिर्फ या तो अना के लिए या उस चीज को सामने रखते हुए जो हमारे सियासी प्लेटफॉर्म का फैसला है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये इस वक्त आज भी फैसला अगर इनका इंफरादी है तो भी बड़ी अच्छी बात है, जमात का भी है, तो इनका अवामी मफाद में फैसला कर लेना चाहिए। अगर पीटीआई कौम को डिलीवर करने में नाकाम है तो उसका साथ छोड़ के उनको बातों का साथ देना चाहिए जो इस मुल्क के मफाद के लिए काम करना चाहते हैं। 10 सेकंड का जवाब फिर मैं उस्मा करदार साहब। देखिए बात यह है कि हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। सही, हमारी पार्टी के पास या जो भी दूसरे अलाइज हैं, सही, देखिए 3 अलाइज थे मेन, हम थे बीएनपी मंगल वाले थे, अख्तर मंगल साहब वाले, और तीसरे थे एमक्यूएम वाले। मंगल साहब के पास ऑप्शन था, क्योंकि मंगल साहब जो देखें लोकल पॉलिटिक्स, लोकल डायनामिक्स बड़ा मैटर करती हैं। हम मंगल साहब के सामने ना पीएमएलएन थी ना पीपुल्स पार्टी थी, वो चले गए। हम लोगों की का झगड़ा ही पीपुल्स पार्टी से और पीएमएलएन वालों से, मेन तो पीपुल्स पार्टी। अब अगर हम उनसे जाके मिलते हैं तो अभी भी मैं मानता हूं हमारा नुकसान, मैं 100% बेग साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, ये इनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन अगर जितना हमारा अभी नुकसान हो रहा है, अगर हम उनके साथ इनको छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं और फिर तो हमारी शनाख्ती खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, और ये भी, और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि जावेद लतीफ साहब का जो बयान आया उसकी हर बंदा मजम्मत कर रहा है, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ भी है पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, और उन्होंने ये अल्फाज दोहराया कि अगर मरियम बीवी को कुछ होता है तो हम ये नारा भी नहीं लगाएंगे, और खुदा न खास्ता जो उन्होंने अल्फाज बोले वो मैं दोहरा भी नहीं सकता। तो ये इत्तेहादियों को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि कम अज़ कम वो पाकिस्तान के लिए, वसी तर मफाद के लिए, अपने ज़ाती मफाद को बाला ताक रखते हुए पाकिस्तान के इस मफाद के लिए, चूँकि पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, तो ये अच्छी बात है। उस्मा करदार साहब किस तरह देखती है, परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही, आप भले इशारिया गिनवा लें, लेकिन इस चीज़ को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म को अवाम से एतमाद का वोट लेना होगा। आप सेनेट में जो भी जोड़ तोड़ कर लें वो अपनी जगह, लेकिन अगर अवाम खुश है, चूँकि अवाम कप्तान की तरफ आज भी देख रहे हैं। उस्मा करदार साहब, और मैं पूरी उनके साथ इत्तेफाक करती हूँ कि हमें
की वजह से भी मसला हो रहा है। आप अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, आप नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे, इनको जेलों में डालेंगे, घसीटेंगे। इन चीज़ों से बाहर आए और अपोजिशन को साथ मिलाएं, कानून साजी करें और आगे बढ़ें। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे उन्होंने अपना ठीक आपको याद है, इन्होंने उनको स्पीच भी करने दी, इतनी इन्होंने हुल्लड़ ठीक है उस्मान साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पॉइंट, क्या 2 सालों में कुछ डिलीवर करने में कामयाब होंगे आप? आपको लगता है कि वज़ीर आज़म कुछ डिलीवर कर पाएंगे? सेनेट चेयरमैन भी आपका आ गया, मान लिया कानून साजी भी आप कर लेंगे, तो क्या आप इस मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे अगले 2 सालों में? एक आखिरी पॉइंट, मैं जीडीए की भाई जो है हमें बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे इनकी हमने शिकायत का अजाला नहीं किया। मखदूम साहब, आपको लगता है कि अगले 2 सालों में कुछ मैडम कह रही है हमारी शिकायत का अजाला ये हुआ कि सेनेट इंतखाबात में हमारा अलायंस था कि 2 इनके सेनेटर्स इत्तेहाद, एक एमक्यूएम की लेडीज मेंबर और इनका अब्रो साहब, जिनके बारे में मशहूर था कि वो पैसे देकर, जिनका जिक्र आपने भी किया, इनके ही पार्टी के लोग हैं, वो पहले बिक गए, वो बिक गए। 32 करोड़ की बात भी उनके ही पार्टी के एक्स चीफ मिनिस्टर ने। आपको लगता है मेरी उनको हमें अजाला ये हुआ कि 6 मेंबर जो इन्होंने हमें दिए वो बिक गए, एंड ऑफ द डे हमारा सेनेटर हार गया। आखिरी पॉइंट, आपको लगता है हुकूमत डिलीवर कर पाएगी? पॉलिसीज और गवर्नेंस के जो बुनियादी नुकात होते हैं ना, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक नहीं हासिल कर सकी। बेग साहब, आपको लगता है कुछ 2 साल में बेहतरी होगी? अब चूंकि सेनेट भी हो देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो माजी के रोने को छोड़ देना चाहिए, ठीक है, और अब जो कानून साजी होनी चाहिए इसमें पकड़ो धकड़ो एहतसाब के बजाय कुछ अवाम की रिलीफ के कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि अब इनके पास मेन प्रायोरिटी जो है वो है अपना फाइनेंशियल मैटर्स की, ठीक है, तो उसको सामने रखते हुए कोई पॉलिसी वजह करना चाहिए, वरना फिर बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा करदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मिर्जा आलम बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब बैरिस्टर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मखदूम मोहसिन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।